नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आप देख रहे हैं एमजे स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमारी सीटेट की पिछली वीडियो पर आपका लगातार प्यार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आज हम सीटेट मैथ की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। साथियों, आज हम दिसंबर 2019 सीटेट पेपर 1 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप मैथ के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकें। तो जिन लोगों ने भी सीटेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, इनमें से कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको 10, 100, 604 और 2520 संख्याएं दे रखी हैं। इनमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो रही होगी। तो देखते हैं वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, 1 से 10 तक के बीच के हमारे पास जो नंबर आते हैं उसमें सबसे पहले 1। तो 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, हर एक संख्या 1 से विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बात करी है 2 की डिविजिबिलिटी की। 2 की डिविजिबिलिटी का मतलब हुआ ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है सम संख्याएं। तो जो भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 10, 16, 28, ये सभी सम संख्याएं हैं। जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर दोबारा वापस जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10, 100, 604, 2520, ये सभी सम संख्याएं हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आता है, वो सम संख्याएं होती हैं। तो ये सभी सम संख्याएं ये सभी 2 से विभाजित हो रही होंगी। दोस्तों, बात करते हैं 3 की। तो 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 141, अगर हम इसके अंकों का सम करें तो 1 + 4 + 1 यानी कि 6, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 27 यानी 2 + 7 9, 405 यानी कि 4 + 5 यानी कि 9। तो ये सभी संख्याएं जो आप देख रहे हैं 3 से विभाजित हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंकों का योग जो आ रहा है वो 3 से विभाजित हो जाता है। जैसे कि 4 + 5 9, 2 + 7 9, यहाँ पर 6 आ रहा है, वो भी 3 से विभाजित हो जाता है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर दोबारा वापस जाएं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 10 है उसमें अंकों का योग होगा 1 + 0 यानी कि 1, तो वो 3 से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पर 100 भी जो लिखा हुआ है वो भी 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग भी 1 रहेगा। 604 का जब हम अंकों का योग करेंगे तो इसका 10 आएगा योग, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन को देखें 2 5 2 0 यानी कि 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 0 9 ही रहेगा। तो इसके जो अंकों का योग आ रहा है वो 9 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 2520 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तो ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो सबसे डिवाइड हो रही हो 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों से। तो 10, 100 और 604 ये तीनों ही संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं हो सकते। इसलिए हमारा सही आंसर होना चाहिए 2520। तो हमें आगे तक की सभी संख्याओं को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 4 से 5 से 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर अभी मिल चुका है 2520। दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आगे की डिविजिबिलिटी भी जान लेते हैं। हो सकता है आपके पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, इससे संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको आगे तक की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ जाए। तो उसको जल्दी से करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें अगर 4 की डिविजिबिलिटी की, तो 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 अंक देखने पड़ते हैं। जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा नंबर दे रखा हो, यहाँ पर तो हमने खैर छोटे नंबर लिए हैं 772, तो आपको 772 को पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लास्ट के 2 अंक यानी कि 72 ये डिवाइड करके देखिए 4 से। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 772 पूरा भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से 964 में आप सिर्फ 64 देख सकते हैं, 456 में सिर्फ 56 देख सकते हैं। और कोई मान लीजिए बड़ा सा नंबर आ गया, मान लीजिए नंबर आ गया 1 0 5
4 6 4 ये नंबर आ गया और पता करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 64 को डिवाइड करने की ज़रूरत है, जो कि लास्ट के 2 अंक हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आसान तरीका है डिविजिबिलिटी जल्दी पहचानने का कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 64 जो लास्ट में आ रहा है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। अगर कोई संख्या है जिसमें लास्ट का अंक या तो 5 हो या फिर 0 हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 55, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 1040 लास्ट में 0 आ रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों 6 की डिविजिबिलिटी भी आसान है। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते टाइम आपको देखना है कि नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो दोनों से ही डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों 8 की डिविजिबिलिटी में हमें लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बड़ा सा नंबर दे रखा है, ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। लेकिन हम लोग आसानी से कैसे पता लगा सकते हैं, लास्ट के 3 अंक देखकर, यानी कि 952। अगर 952 8 से डिवाइड होगा तो आप ये मान के चलिए कि पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड ज़रूर होगा। 9 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी भी 3 की तरह ही है, यानी इसमें भी जो अंकों का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। वहाँ पर भी अंकों के योग की बात चल रही थी और यहाँ पर भी अंकों के योग की बात चल रही है, तो यहाँ पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। 3 में 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने नंबर ले रखा है 40689, 40689 ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा एकदम से, आप देखेंगे 4 + 6 10, 10 + 8 18 और 18 + 9 27। तो 27 जो होता है वो 9 से डिवाइड होता है, 9 की टेबल में आता है 9 3 27, तो इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी डिविजिबिलिटी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर डिविजिबिलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जल्दी से ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचेगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा है अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। दोस्तों यहाँ पर अपरिमित शब्द जो आ रहा है इसका अर्थ होता है अनगिनत। तीसरा है इसमें अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और चौथा है 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी की टेबल में नहीं आती हैं, जो या तो खुद से डिवाइड होती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं 7 की, 7 आप देखेंगे कि किसी की टेबल में नहीं आता। 5 भी किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। उसी तरह से 3 है, 2 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसकी शुरुआत 2 से होती है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से आगे तक चलती रहेंगी ये। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप ये भी याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि 1 अंक वाली जो अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम अपने ऑप्शन पर दोबारा जाएं तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 था कि 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको तो ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों अभी हमने सम संख्याएं पढ़ी थी जिसमें 2 भी शामिल था। तो सम संख्याएं वो थी जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, तो 2 भी एक सम संख्या है। जबकि जो हमारा ऑप्शन था वो कह रहा था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें एक सम संख्या भी आती है जो कि 2 है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं और 2 जो है वो सम संख्या है, तो इसके अंदर सभी विषम संख्याएं नहीं आती हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है।
प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ग की बात चल रही है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमने एक वर्ग ले लिया, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ से भी ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों पहले एक काम करते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा 4 थी इसलिए 4 का स्क्वायर किया, यानी 4 × 4, जिससे हमें मिला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 16 है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 टुकड़े किए जाएंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 भागों में बांटा गया है। तो जब आप 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 भागों में बांटेंगे तो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप इसको बराबर भागों में बांटेंगे 4, तो इस तरह से बटेंगे, इस तरह से आपके 4 भाग हो जाएंगे, जिसमें जो एक भाग होगा उसकी भुजा कितनी होगी, ये पूरी 4 थी, तो जब ये आधा यहाँ से कटेगा तो ये कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर भी 2। उसी तरह से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर भी ये 2 रह जाएगी और यहाँ पर भी ये 2। तो एक जो हमारा वर्ग आएगा उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा 2 होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हुआ तो 2 × 2 यानी कि 4 निकलेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो एक छोटा वर्ग होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर लगा लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपकी तरह और लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर हम मैथ के ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि इसमें कोई ट्रिक लगाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 3 ब्रांड के पेन है ABC। तो ए की बात करते हैं। ए क्या करता है, ए जो है वो एक पैकेट में 10 पेन देता है। बी क्या करता है, बी एक पैकेट में 12 पेन देता है और सी एक पैकेट में 24 पेन देता है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक दुकानदार है जो तीनों ब्रांड के पेन खरीदना चाहता है, लेकिन पेनों की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए। मतलब अगर ए ब्रांड के 100 पेन खरीदे जा रहे हैं तो बी के भी 100 होने चाहिए और सी के भी 100 होने चाहिए। कुछ इस तरह से रखना है। और फिर उस हिसाब से हमें ये भी देखना है कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी ए ब्रांड के कितने पैकेट खरीदे जाएं, बी के कितने खरीदे जाएं और सी के कितने खरीदे जाएं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो देखते हैं कि पेनों की संख्या समान हो रही है या नहीं हो रही है। ए ब्रांड के 10 पैकेट लिए गए हैं और ए ब्रांड अपने एक पैकेट में 10 पेन दे रहा है। तो 10 × 10 यानी कि हो गए 100, यानी कि 100 पेन हो गए। अगर हम बी की बात करें तो बी के कितने पैकेट लिए जा रहे हैं, 12, और बी एक पैकेट में पेन कितने दे रहा है, वो भी 12। तो 12 × 12, 12 × 12 कितना हो गया, 144। तो क्या पेनों की संख्या समान हुई? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ए ब्रांड के पेन हुए 100 जबकि बी ब्रांड के पेन हुए 144। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन पर चलें तो ए ब्रांड के कितने पैकेट लिए गए हैं, 5, और ए ब्रांड अपने एक पैकेट में पेन कितने दे रहा था, 10। तो 10 × 5 कितने हुए, 50। ए ब्रांड के पेन कितने हुए, 50। अगर बी ब्रांड की बात करें तो बी ब्रांड के 12 पैकेट लिए गए हैं और यहाँ पर पेन कितने दे रहा था एक पैकेट में बी ब्रांड, वो भी 12। तो 12 × 12, 12 × 12 हुए 144, 12 × 12 144। तो क्या ये संख्या समान है? ये संख्या समान नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब जल्दी से ऑप्शन 3 को देखते हैं। यहाँ पर ए ब्रांड के 10 पैकेट और बी ब्रांड के 5 पैकेट। तो यहाँ पर 10 × 10 करेंगे तो 100 पेन होते हैं ए ब्रांड के, जबकि 12 × 5 करेंगे तो 60 पेन होते हैं बी ब्रांड के। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है, ए और बी ब्रांड का डिफरेंट आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अब आप चाहें तो इसको एक बार करके देख भी सकते हैं, वरना तो मैं ये कहूँगा कि परीक्षा के नज़रिए से आपको तुरंत ऑप्शन 4 लगा देना चाहिए बिना सोचे समझे। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ब्रांड के 12 पैकेट लिए गए, तो ए ब्रांड के अगर 12 पैकेट हुए तो टोटल पेन कितने हुए, 12 इंटू 10 यानी कि 120। ए ब्रांड के हुए 120 पेन। अगर बी ब्रांड की बात करें तो कितने पैकेट लिए गए हैं, 10 पैकेट, जबकि बी ब्रांड अपने एक पैकेट में दे रहा था 12 पेन। तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना होता है, वो भी 120। अगर हम लोग सी ब्रांड की बात करें तो सी ब्रांड के कितने पैकेट लिए गए हैं, 5, और सी ब्रांड अपने एक पैकेट में दे रहा था 24 पेन, यानी 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना होता है, वो भी 120। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में ए, बी और सी तीनों ही जो ब्रांड्स हैं उनके जो पेनों की संख्या हो रही है वो 120 हो रही है। इस तरह से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर सीटेट में आता है तो आप जल्दी से कर सकेंगे। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 हो और जो कुल रुपीज़ हो यानी कुल जो धन हो वो 160 हो, तो उसके पास 5 और 10 रुपए के सिक्कों की कुल कितनी संख्या होगी। यानी हमें अलग अलग बताना है, 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे और 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें दे रखा है जो कुल सिक्के उसके पास हैं वो 25 हैं, कुल पैसे जो बन रहे हैं वो 160 रुपये बन रहे हैं। तो इसको भी हम ऑप्शन के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखें तो दे रखा है क्रमशः 18 और 7। ये क्रमशः का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 रुपये के बारे में पहले दे रखा है और 10 रुपये के बारे में बाद में। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 रुपये के सिक्के 18 और 10 रुपये के सिक्के 7, इस तरह से कहा गया है। तो अगर उसके पास 5 रुपये के सिक्के 18 हों तो कितने रुपए बनेंगे। देखिए अगर एक सिक्का हो 5 रुपये का तो 1 गुणा 5 यानी कि 5 रुपये बनेंगे। अगर 2 सिक्के हों तो 2 गुणा 5 यानी कि 10 रुपये बनेंगे। इसी तरह से अगर 18 सिक्के 5 रुपये के हैं तो 18 गुणा 5 करना पड़ेगा। 18 गुणा 5, 18 गुणा 5 कितना होता है, 90। 18 पंजे 90, यानी कि 90 रुपये तो 5 रुपये से बन गए। अब 10 रुपये की अगर बात करें, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की बात करें तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर 7 दे रखी है। तो वैसे ही अगर एक सिक्का है 10 रुपये का तो 10 रुपये ही रहेंगे। अगर 2 सिक्के हैं 10 रुपये के तो 2 गुणा 10 यानी कि 20 हो जाएगा। 3 सिक्के हैं तो 3 गुणा 10 यानी कि 30 हो जाएगा। अगर इसी तरह से आपके पास 7 सिक्के हैं तो 7 गुणा 10, 7 गुणा 10 यानी कि 70, 7 गुणा 10 यानी कि 70। तो दोस्तों आप देख रहे थे कि 5 रुपये से तो 90 बने, 5 के सिक्के से 90 रुपये बने, जबकि 10 के सिक्कों से 70 रुपये बने। तो कुल धन कितना हो गया, 90 और 70 को जोड़ेंगे तो 90 और 70 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 160। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है कि उसके पास जो कुल धन है वो 160 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकल आया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। इसको भी हमने ऑप्शन के सहारे कर लिया, इसमें कोई कैलकुलेशन हमने नहीं करी। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आप सीटेट में बड़ी आसानी से कर लेंगे इस ट्रिक का यूज़ करके। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, माइनस और मल्टीप्लाई, बहुत सारे चिन्ह दे रखे हैं। तो दोस्तों इन चिन्हों में से हमको कौन सा पहले सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए एक नियम होता है जिसे बोलते हैं BODMAS का नियम, BODMAS, BODMAS। तो दोस्तों ये जो BODMAS का नियम है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहा हो तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ऑफ आ रहा है तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, m का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिवाइड आ रहा है, ब्रैकेट तो नहीं है इसमें, ना ही ऑफ है, डिवाइड आ रहा है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व कर लेना चाहिए, यानी 21 और 7 को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 21 और 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3। बाकी जो भी संख्याएं हैं वो हमने ऐसे ही लिखी हुई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके 3 आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास अब बचा है मल्टीप्लाई, माइनस, माइनस और मल्टीप्लाई। तो BODMAS के अकॉर्डिंग अब हमें
मल्टीप्लाई लेना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों नंबर की, तो मिलेगा यहाँ पर 52.5, और जब यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई 12.5 से करेंगे तो मिलेगा 37.5। तो अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ माइनस करने को रह गया है, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 49.5, और इन दोनों को माइनस करके आपको अपना आंसर मिल जाएगा जो कि आ रहा है 12 यानी 12। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टिस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हैं? तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो बाग में कुल वृक्ष हैं उसमें जो नीम के वृक्ष हैं वो 1/6 हैं, और यहाँ पर आपको नीम के वृक्षों की कुल संख्या भी दे रखी है 5। तो आपको इसका मतलब ये समझना है कि जो 5 है वो किस संख्या का 1/6 होता है। जो 5 है वो किस संख्या का 1/6 होता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 10। अगर इसका 1/5 निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि 1/5 से इसकी गुणा कर देते हैं। जब 1/5 से आप इसकी गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि 2 किस संख्या का 1/5 है? 10 का। 2 जो है वो किस संख्या का 1/5 है? 10 का। तो दोस्तों एक नंबर से और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 20 और आपको इसका 1/4 निकालना है। अगर आपको इसका 1/4 निकालना है तो आप 1/4 से इसकी गुणा कर देंगे, जिससे आपको आंसर मिलेगा 5। 4 पंजे 20। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर जो 5 है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 जो है वो किस संख्या का 1/4 है, तो आप इसकी गुणा कर सकते हैं। 5 चौक 20, तो आपको संख्या मिल जाएगी 5 चौक 20। उसी तरह से एक और देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 40 और आपको इसका 1/4 निकालना है। अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे तो आंसर आएगा 10। तो अगर आपसे दूसरे तरीके से पूछा जाए 10 किस संख्या का 1/4 है, तो आप क्या कर सकते हैं? 10 की 4 से गुणा कर सकते हैं। 10 की जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। तो दोस्तों दोबारा से हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे कहा गया था कि नीम के कुल वृक्षों की संख्या 5 है, जो कि 1/6 है बाग में कुल वृक्षों की संख्या की। तो अगर मैं 5 की 1/6 के नीचे क्या आएगा? 6, 6वां भाग यानी कि 1/6। तो अगर मैं 5 की 6 से गुणा कर दूं तो मुझे सीधे सीधे पता चल जाएगा कि बाग में जो कुल वृक्ष हैं वो 30 होंगे। बाग में कुल वृक्ष 30 होंगे। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल गया कि बाग में कुल वृक्ष 30 हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं। तो बाग में अगर कुल वृक्ष 30 हैं, जिसमें से आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो 30 का आधा कितना हुआ? 15। यानी जो 15 वृक्ष हैं वो तो अशोक के हैं और 5 वृक्ष नीम के हैं। तो 15 + 5 20 वृक्ष तो यही हो गए। तो यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष बचे? 15 + 5 20, और अगर उसमें 10 और प्लस कर दें तो 30 हो जाता है। तो यूकेलिप्टिस के कितने वृक्ष हो जाएंगे? 10 वृक्ष, क्योंकि हमारे पास जो बाग में कुल वृक्ष थे वो 30 थे। तो यानी कि हमारा सही आंसर होगा 10। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है? तो हमें यह बताना है कि ट्रेन ने कुल कितना समय लिया है यात्रा करने में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू करी है वो 29 अगस्त से करी है, और उसके बाद 30 अगस्त को भी उसने यात्रा करी होगी, और 31 अगस्त को 8:45 पर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गई। यानी कि 3 दिन की यात्रा है। कुछ यात्रा 29 अगस्त को करी है और 30 अगस्त को तो पूरा दिन उसने यात्रा करी होगी, और 31 अगस्त को सुबह 8:45 पर वो पहुंच रही है। तो हम लोग इसको अलग अलग निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 29 अगस्त को ट्रेन ने कितनी यात्रा तय करी है। तो आप जानते हैं कि एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। तो इन 24 घंटे में से जो ट्रेन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है वो 16:30 पर स्टार्ट करी है। तो 16:30 पर जो जर्नी स्टार्ट करी है वो हमें माइनस करना पड़ेगा 24 में से, तभी पता चल पाएगा कि 29 अगस्त को ट्रेन कुल कितना चली है। तो जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेंगे 7 घंटे 30 मिनट, जिससे आपको पता चलेगा कि 29 अगस्त को 7 घंटे 30 मिनट यानी 7.5 घंटे ट्रेन चली है।
अब बात करते हैं कि 30 अगस्त को ट्रेन कितना चली है। तो 30 अगस्त का पूरा पूरा दिन लिया जाएगा, जिसमें एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी कि पूरे पूरे 24 घंटे लिए जाएंगे। तो दोस्तों 29 अगस्त को हमें पता चल चुका है 7.5 घंटे, और 30 अगस्त का पता चल चुका है 24 घंटे। दोस्तों बात करते हैं 31 अगस्त की, कि 31 अगस्त को ट्रेन कितना देर चली है। तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 31 अगस्त को सुबह 8:45 पर, यहाँ पर सुबह नहीं लिखा है लेकिन क्योंकि 24 घंटे के हिसाब से आपको टाइम दे रखा है, 16:30 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब 24 घंटे के हिसाब से टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब 8:45 जो होगा वो सुबह के 8:45 होंगे। क्योंकि अगर ये रात के 8:45 होते तो ये 8:45 की जगह 20:45 लिखा होता। तो दोस्तों 31 अगस्त को अगर ये 8:45 पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 31 अगस्त को इसने 8 घंटे 45 मिनट की ही जर्नी करी होगी। मान लीजिए अगर ये रात के 2 बजे पहुंचती, तो इसका मतलब वो 2 घंटे की जर्नी करती, 3 बजे पहुंचती तो 3 घंटे की जर्नी करती। क्योंकि ये 8:45 पर पहुंची है, इसका मतलब ये हुआ कि 31 अगस्त को इसने 8 घंटे 45 मिनट की ही जर्नी करी है। तो यहाँ पर अब हम ट्रेन की कुल यात्रा निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे। 29 अगस्त का टाइम 7.5 घंटे, 30 अगस्त का टाइम 24 घंटे, और 31 अगस्त का टाइम 8 घंटे 45 मिनट। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 39 घंटे 75 मिनट। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर हमारा जो 75 मिनट आ रहा है इसमें भी 1 घंटा शामिल होगा। 1 घंटा भी शामिल होगा, साथ साथ 15 मिनट भी शामिल होंगे। 1 घंटे में 60 मिनट और ये 15 मिनट, 60 + 15 75। तो ये जो 1 घंटा था ये मैंने 39 में जोड़ दिया, क्योंकि ये 39 घंटे थे, जिससे हमें मिल गए 40 घंटे। और ये जो 15 मिनट बचे ये मैंने इसके आगे लिख दिया है। तो कुल जो हमारा आंसर हुआ 40 घंटे 15 मिनट, यानी जो ट्रेन ने अपनी यात्रा में कुल समय लिया है वो है 40 घंटे 15 मिनट का। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक नंबर दे रखा है 11011, और इसका जो बेस है वो 2 है, और आपको क्या करना है, इस नंबर को 10 बेस में लिखना है। दोस्तों अगर आप लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा है आपको। जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, और जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग जो भी काम करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में ही करते हैं। जैसे ये 22 लिखा हुआ है, 27 लिखा है, 30 लिखा है, ये सब डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। हम जितना भी काम करते हैं अपना मैथ का वो सब डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। तो इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पर आप क्या करिए, 1 से स्टार्ट करिए, राइट से शुरू करिए, दाएं से शुरू करिए यहाँ पर, और 1 में 2 की गुणा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2। 1 × 2 2, फिर 2 में फिर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से आप आगे भी कर सकते हैं, 32 दूनी 64। ये डिपेंड करता है कि आपको जो बाइनरी नंबर दे रखा है उसमें कितनी संख्याएं, उसके हिसाब से ही आप अपने इन नंबरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सिर्फ 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, इसलिए हमने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया। हमें 16 तक की ज़रूरत थी, 32 की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हमने इसको आगे लिखा है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को राइट से लेफ़्ट लिखना है, राइट से लेफ़्ट, यानी कि 11011 इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सबसे राइट में 1 आ गया, फिर 1011। तो दोस्तों इसके बाद आपको इन नंबरों को देखना है, और इन नंबरों में आपको उस नंबर पर सर्किल बना लेना है जिन पर आपको 1 मिल रहा हो। तो देखते हैं 1 किस किस पर मिल रहा है हमें। ये जो 1 है यहाँ पर सबसे पहला, इसके नीचे 1 आ रहा है, तो इस पर हम एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस 2 के नीचे भी 1 मिल रहा है, तो इस 2 पर सर्किल बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, 4 के नीचे 0 है, तो 4 को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इस 8 के नीचे भी 1 मिल रहा है, तो इस 8 पर भी हम लोग सर्किल बना लेंगे। और उसके बाद 16 के नीचे भी 1 है, तो इस 16 पर भी हम सर्किल बना लेंगे। तो दोस्तों जितने भी ऐसे सर्किल वाले नंबर हैं उनको आप जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए ये 1, ये वाला 1 हमने लिख दिया यहाँ पर, फिर ये 2 आ गया, ये यहाँ पर ये 2 आ गया, फिर 8 और ये 16। इन चारों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 27, जो कि इस संख्या का 11011 इस संख्या का डेसिमल नंबर होगा। तो अपने ऑप्शन पर चलते हैं। तो इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल नंबर होगा वो होगा 27, यानी ऑप्शन नंबर
2, 27 बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसी तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई संख्या है बाइनरी में 1 1 0 1, ये संख्या है हमारे पास और हमें निकालना है कि इसका डेसिमल क्या होगा। तो हम वही काम करेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 1, यहाँ पर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करके 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। इस तरह से फिर हमें क्या देखना है कि इन नंबरों में से किसके नीचे 1 आ रहा है। तो किस किस के नीचे 1 आ रहा है? सबसे पहले इस 1 के नीचे 1 आ रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद 2 के नीचे 0 आ रहा है तो 2 को छोड़ देंगे। फिर 4 के नीचे 1 आ रहा है तो 4 को ले लेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 8 के नीचे भी 1 आ रहा है तो हम 8 को भी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग +8 कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो इसका जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। यानी कि 1101 इस बाइनरी संख्या का जो डेसिमल होगा वो 13 होगा। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे, और अगर बाइनरी से डेसिमल में कोई भी कन्वर्जन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। एक हमारे पास लंबी सी तार है, ये मान लेते हैं एक लंबी सी तार है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। दोस्तों फिर क्या करा है, हमने इसको मोड़ दिया है और इसको मोड़कर हमने एक आयत बना लिया है। तो दोस्तों इस आयत का जो परिमाप होगा वो 180 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये आयत इसी तार से बनाया गया है और इस तार की कुल लंबाई 180 सेंटीमीटर थी। तो जो हमारी कुल लंबाई होती है वो परिमाप के इक्वल होती है। दोस्तों आपको इसमें यह भी बताया गया है कि इस आयत की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने ये 30 सेंटीमीटर मेंशन कर रखी है। अगर ये वाली साइड 30 होगी तो ये वाली साइड भी 30 होगी। अब आपको इस आयत की लंबाई बतानी है, यानी कि ये वाली साइड। तो इसमें हमें परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और हम लोग जानते हैं कि जो आयत होता है उसका परिमाप 2 × l + b होता है, 2 × l + b। तो आयत का जो परिमाप है उसके नीचे 180 आ जाएगा, क्योंकि ये तार की जो कुल लंबाई थी हमारी वही परिमाप थी। उसके बाद 2 × l + b, जहाँ पर हम लोग b की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों 30, और इस 2 को हम लोग लेके जा सकते हैं डिवाइड में, क्योंकि l + b के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लेके जा सकते हैं डिवाइड में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और यहाँ पर l + 30 बचेगा। क्योंकि ये जो 30 है यहाँ पर प्लस में है l के साथ, तो जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 90 - 30 बन जाएगा। तो इससे आप देखेंगे जो लेंथ हमारी है यानी लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों 60 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में सब्जियों के मूल्य की सूची दे रखी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई संजय है जिसने आधा किलो टमाटर लिए हैं, 1/2 kg। 1/2 kg का मतलब आधा किलो होता है। उसने 1 किलो आलू लिए हैं, आधा किलो गाजर ली है, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे हैं। अब उसने क्या किया कि काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो दोस्तों इसके लिए पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि संजय ने जितनी भी सब्जियां खरीदी हैं वो कुल कितने रुपए की खरीदी हैं। दोस्तों पहले तो आप ये समझ लीजिए इसमें कि जो 1 kg होता है 1 किलोग्राम, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg = 1000 ग्राम। दोस्तों हमें यहाँ पर बताया गया था कि 1 किलो जो टमाटर हैं वो 40 रुपये के आते हैं। 1 किलो टमाटर 40 के। तो अगर मैं आधा किलो कर दूंगा टमाटर तो यहाँ पर जो प्राइस है वो भी आधा हो जाएगा, यानी 40 का आधा 20। इसका मतलब आधा किलो जो टमाटर होंगे वो 20 रुपये के होंगे। अगला देखें अगर, तो उसने 1 किलो आलू लिए हैं, तो यहाँ पर हमें जो प्राइस दे रखा है वो 2 किलो आलू का दे रखा है, जो कि है 25। तो अगर हम 1 किलो कर दें यानी कि आधा कर दें, 2 का आधा 1 कर दें, तो यहाँ पर भी जो प्राइस है वो भी आधा हो जाएगा। यानी 25 का आधा कितना होता है 12.5। 25/2, 25/2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 12.5, यानी कि 1 किलो आलू जो है वो 12.5 रुपये के हो गए। फिर क्या करा उसने आधा किलो गाजर खरीदी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 250 ग्राम गाजर का हमें रेट दे रखा है, जो कि है 20 रुपये। 250 ग्राम गाजर
20 रुपये की हैं, तो फिर आधा किलो गाजर कितने की होंगी? दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो आधा किलो में कितने ग्राम हो गए? अगर हम इस 1 किलो को आधा कर रहे हैं तो इस 1000 ग्राम को भी तो आधा करना पड़ेगा। तो 1000 का आधा हुआ 500, यानी कि आधा किलो में हुए 500 ग्राम। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर आधा किलो की बात हो रही है तो इसका मतलब 500 ग्राम की बात हो रही है। तो उसने 500 ग्राम गाजर खरीदी है। तो यहाँ पर हमें जो रेट दे रखा था वो 250 ग्राम का दे रखा था। तो दोस्तों 500 पर पहुँचने के लिए अगर मैं इसकी 2 से गुणा कर दूँ तो 250 गुणा 2, तो 500 ग्राम पर पहुँच जाएंगे। क्यों पहुँच रहे हैं हम 500 ग्राम पर? क्योंकि यहाँ पर उसने जो गाजर लिए हैं वो 500 ग्राम ही लिए हैं, आधा किलो मतलब 500 ग्राम। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं 500 ग्राम पर पहुँचने के लिए, तो इस प्राइस में भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 20 गुणा 2 यानी 40। इसका मतलब उसने जो आधा किलो गाजर खरीदी हैं वो 40 रुपये की खरीदी होंगी। उसके बाद उसने क्या खरीदा है? और उसके बाद उसने खरीदी है 250 ग्राम मिर्च। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 100 ग्राम मिर्च हैं वो 10 रुपये की हैं। 100 ग्राम मिर्च 10 रुपये की, तो इसका मतलब 200 ग्राम कितने की हुई? 200 ग्राम हुई 20 रुपये की। और 300 ग्राम अगर हम लें तो 30 रुपये की। लेकिन यहाँ पर जो उसने लिया है वो 250 ग्राम, यानी 200 ग्राम और 300 ग्राम के बीच में 250 ग्राम। तो वैसे यहाँ पर 200 ग्राम का जो हमारा प्राइस था वो 20 रुपये था, जबकि 300 ग्राम का प्राइस 30 रुपये। तो इसके आप अगर बीच में आएंगे 20 और 30 के बीच में, तो आपको मिलेंगे 25 रुपये। इसका मतलब 250 ग्राम जो है, 250 ग्राम मिर्च 25 रुपये की आएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 250 ग्राम मिर्च 25 रुपये की। इसके बाद यहाँ पर उसने 6 नींबू भी खरीदे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम 4 नींबू खरीदें तो 10 रुपये के आते हैं। तो 6 नींबू कितने के हो गए? देखिए 4 नींबू 10 रुपये के, इसका मतलब 4 का आधा कर दें, 2 नींबू तो 5 रुपये के। तो 4 नींबू हमारे 10 रुपये के थे, 2 नींबू हमारे 5 रुपये के हैं। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ 4 + 2 तो 6 नींबू हो जाएंगे। तो इसके प्राइस भी जोड़ना पड़ेगा, 10 + 5 यानी कि 15। तो इसका मतलब जो हमारे नींबू हो गए 6 नींबू वो 15 रुपये के हो गए। तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया। दोस्तों इन सब का अगर आप योग करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसने जो सब्जियां खरीदी हैं वो कुल कितने रुपए की खरीदी हैं। तो इन सब के योग के बाद आपको मिलेगा 112.5। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था कि उसने 200 रुपये का नोट दिया है और जो टोटल प्राइस हो रहा है वो 112.5। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहाँ पर जब आप 200 रुपये में से 112.5 माइनस करेंगे तो मिलेंगे 87.5, यानी 87 रुपये 50 पैसे। तो हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 87 रुपये 50 पैसे। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या है। तो इसमें जो हिंट है वो देख लेते हैं। तो पहला हिंट हमें दे रखा है कि जो संख्या है वो 2 अंकों की है। तो यहाँ पर जो आपको सभी ऑप्शन दे रखे हैं वो उसमें 2 ही अंक हैं। तो इस हिंट से तो हमारा कोई काम नहीं होगा। अगला हिंट क्या है? अगला हिंट कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11। ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं थी। दोस्तों क्रमिक अभाज्य संख्या का क्या अर्थ होता है? क्रमिक का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए, जैसे कि 2 के बाद 3, तो ये दोनों क्रमिक अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या फिर 3 के बाद 5, ये दोनों भी क्रमिक अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 5 के बाद 7, 7 के बाद जो 11 आ रहा है, ये सभी हमारी क्रमिक अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पर 5 के बाद 7 आ रहा है जो कि क्रमिक अभाज्य संख्याएं, सही है बिल्कुल। 2 के बाद 3 आ रहा है, ये भी क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। 3 के बाद 5 आ रहा है, ये भी क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पर 1 के बाद 3 आ रहा है। दोस्तों ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें जो 1 आ रहा है वो हमारी अभाज्य संख्या होती नहीं है, क्योंकि हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। तो इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा जो सही आंसर होगा या तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3 में से होगा। तो दोस्तों इसका जो अगला हिंट दे रखा था, इसमें लिखा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज। तो पहले हमें अंकों का योग देखना चाहिए। तो 5 और 7 में जो अंकों का योग हो रहा है, 5 + 7 12। तो 12 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, यानी कि 3 का गुणज भी और 4 का गुणज भी है।
तो दोस्तों इस सवाल में अब हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सही आंसर अब निकल आया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 57। दोस्तों देखा गया है कि सी टेट में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए दिसंबर 2019 का पेपर लिया गया है। इससे पहले मैंने आपको जनवरी 2021 का पेपर भी करवाया था, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था। उसको भी मैंने सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से करवाया था। दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन उसे लेने के लिए 4:30 PM पर आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो 7 AM दे रखा है ये सुबह के 7 बज रहे होंगे और ये जो 4:30 PM दे रखा है ये हमारे दोपहर के 4:30 होंगे। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ये टाइम सुबह का है और कौन सा टाइम शाम का है। तो यहाँ पर जो AM होता है हमारा वो रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक होता है, जबकि जो PM होता है वो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक होता है। तो दोस्तों फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना था कि राजीव को कितना किराया देना पड़ेगा। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उसने ये जो सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक कार पार्क कर रखी है, इसने कुल कितने समय तक कार पार्क की है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4:30 में से ये 7 को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि 4:30 में से 7 को माइनस किस तरह किया जाए। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इस टाइम को 24 घंटे के हिसाब से चेंज करते हैं। ये देखते हैं कि 24 घंटे के हिसाब से ये जो टाइम है ये क्या हो जाएंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 7 AM है, 7 AM है, वो 24 घंटे के हिसाब से 7 आवर्स ही रहेगा। दोपहर के 12 बजे के पहले के जो टाइम होते हैं यानी कि जो AM में टाइम होते हैं वो 24 घंटे के हिसाब से बदलते नहीं हैं। तो 7 AM हमारा 7 आवर्स ही रहेगा। जबकि जो 4:30 बजे की बात करें जो कि PM में है तो वो बदल जाते हैं। वो किस तरह बदलते हैं वो देख लीजिए। तो दोपहर के 12 बजे के बाद जो 1 बजेगा उसको हम 13 लिखते हैं, 2 को 14 लिखते हैं, 3 को 15 लिखते हैं, 4 को 16 लिखते हैं, 5 को 17 लिखेंगे। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो 4 है उसको हमने 16 लिख दिया और ये जो 30 मिनट है वो यहाँ पर भी 30 मिनट ही रहेगा, यानी कि हो गया 16 घंटे 30 मिनट। अब आप आसानी से घटा सकते हैं। 16 घंटे 30 मिनट में से आपको 7 आवर्स घटाने हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो कार है वो कुल कितनी देर पार्किंग में रही है। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.5 घंटे, 9 घंटे 30 मिनट, यानी करीब 9.5 घंटे जो कार है वो पार्किंग में रही है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि राजीव को कितना किराया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको सूची दे रखी थी दोस्तों, उसमें हम देखेंगे 9.5 घंटे कहाँ पर आकर फिट होगा। तो यहाँ पर लिखा है डी वाली सूची में 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक। तो हमारा जो 9.5 घंटे है वो इसी सूची में आएगा, 8 घंटे से ऊपर है और 12 घंटे से कम। तो इसमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 150 रुपये। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 150 रुपये ही आएगा, क्योंकि 9.5 घंटे भी इसी श्रेणी में आ रहा है। तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2, 150 रुपये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 1000 के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। तो संख्या क्या होगी? दोस्तों इससे पहले जो मैंने मैथ सीटेट की वीडियो बनाई थी उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलते हैं। इसको करने के लिए हम लोग इसमें जो हिंट दे रखे हैं उनको ध्यान से समझेंगे और अपने ऑप्शंस में से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि दहाई के स्थान का अंक है 8। तो यहाँ पर हम लोग जब अपने ऑप्शंस देख रहे हैं तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, दहाई का 8, यहाँ पर दहाई का 2, यहाँ दहाई का 2 है और यहाँ पर दहाई का 8। तो दोस्तों इसमें ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि दहाई के स्थान का अंक है 8। तो जिससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये तो हमारे आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दहाई का अंक 2 है, यहाँ पर भी दहाई का अंक 2 है। अब या तो ऑप्शन नंबर 1 बचता है क्योंकि इसमें भी दहाई का अंक 8 आ रहा है और ऑप्शन नंबर 4 में भी दहाई का अंक 8 आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों में से सही जवाब क्या होगा उसको जानने के लिए हमें इसका अगला हिंट देखना पड़ेगा।
इसका अगला हिंट है कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का अंक का 1/4 है। दोस्तों अभी इस हिंट को हम छोड़ देते हैं और कोई आसान सा हिंट देखते हैं। तो हमारा जो अगला हिंट है वो है 1000 के स्थान का अंक 0। तो देखते हैं कि 1 और 4 में कौन से ऑप्शन में 1000 का अंक 0 है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो इकाई पर 2 है, दहाई पर 8, सैकड़े पर 0 है और 1000 पर 4 है। तो यहाँ तो 1000 पर 4 आ रहा है, तो हमारी जो ये कंडीशन थी ये तो मैच कर नहीं रही है। तो एक बार 4 को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इकाई पर 2, दहाई पर 8, सैकड़े पर 4, जबकि 1000 पर 0 आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हमारी कंडीशन को मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो 4 है वही इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसमें जो बाकी के हिंट बचे हुए हैं उनको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। और आपको भी इसी तरह से करना है दोस्तों, क्योंकि इस बार भी सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन लगता है ज़रूर आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो आपका जवाब जल्दी निकल आएगा। दोस्तों सीटेट जैसे एग्ज़ाम में मैथ को करने में बहुत समय लगता है, तो जो लोग भी मैथ को करने में ज़्यादा समय ले लेते हैं उनका पेपर छूट सकता है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी वीडियो के सहारे आप मैथ के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ और जल्दी सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की ट्रिकी वीडियोस लाते रहते हैं जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका समय बच सकेगा और आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी साथी, कोई भी रिश्तेदार सीटेट या यूपीटेट से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहा हो तो उसे हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उसका भी फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।